क्या एक बार फिर से कुलदीप बिश्नोई आदमपुर का चुनाव जीत पाएंगे? सवाल यह भी है कि क्या कुलदीप बिश्नोई को आदमपुर से चुनाव जीतने के लिए किसी पार्टी की जरूरत नहीं है? क्या कांग्रेस फिर से अपने सिंबल पर यहां पर चुनाव जीत पाएगी? क्या आम आदमी पार्टी सभी पार्टियों पर भारी पड़ पाएगी या पड़ जाएगी जैसा उनका दावा है? बहुत से सवाल हैं, उन सवालों के जवाब और उस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं इस पैनल में। उनका परिचय, उनका तारुफ आपसे एक बार करा देता हूं। हमारे साथ प्रवीण अत्रे साहब जुड़ चुके हैं बीजेपी से। नमस्कार प्रवीण अत्रे जी, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। हमारे साथ अरविंद भारद्वाज जी जुड़ चुके हैं जेजेपी से। नमस्कार अरविंद जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ रजत पंजेटा जी जुड़ चुके हैं नेलो से। स्वागत है आपका रजत पंजेटा जी, नमस्कार। और हमारे साथ विजेंद्र धनखड़ जी जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी से। आपका भी बहुत स्वागत है धनखड़ जी। और केवल ढींगरा जी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे कांग्रेस पार्टी के। तो पहला सवाल आपसे प्रवीण अत्रे जी, क्या आदमपुर से बीजेपी किसी चेहरे की मोहताज है या बीजेपी चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी उतार दे, बीजेपी चुनाव जीत सकती है? देखिए नासिर भाई, पहली बात तो ये है कि बीजेपी एक ऐसा संगठन है, बीजेपी का जो भी उम्मीदवार होगा जी, वो चुनाव जीत के आएगा, इस बात को आप मान के चले। क्योंकि आदमपुर हल्के के उपचुनाव का हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं। प्रवीण अत्रे जी, आपकी आवाज थोड़ी ठीक से नहीं आ पा रही। एक बार आप दोबारा से बोलिए, शायद कुछ टेक्निकल वजह से। मैं फिर आपके पास ये सवाल लेकर आऊंगा जी। आपकी ऑडियो एक बार चेक कराते हैं। एक सवाल मैं तब तक अरविंद भारद्वाज जी से, और पंजेटा जी हमारे साथ हैं। अरविंद भारद्वाज जी, जेजेपी के सामने धर्म संकट आ जाएगा कि आज आदमपुर में, कि कब जहां पहले उनके खिलाफ चुनाव लड़ा करते थे, दुष्यंत चौटाला ने कुलदीप बिश्नोई को हराकर चुनाव जीता था, अब आने वाले वक्त में उनके लिए वोट मांगना होगा और हिसार आपका भी गढ़ माना जाता है। देखिए नासिर भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि हम गठबंधन में हैं और गठबंधन धर्म ये कहता है कि जो भी हमारा सहयोगी चुनाव लड़ता है, अभी तो पहले ये फाइनल ही नहीं है कि इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी या जसपा का कैंडिडेट इसमें होगा। ये भी एक अच्छा सवाल आपने दे अलायंस दिया में है और दोनों अलायंस के जो हमारे नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो मिलकर ये तय करेंगे बैठकर कि इसमें किसको उम्मीदवार बनाया जाए, कौन ज्यादा बेहतर रहेगा। रही बात चुनाव में आमने सामने आने की, देखिए जब हम विपक्षी दलों में थे तो आमने सामने चुनाव लड़े। अब अगर हम सहयोगी दल के तौर पर अगर चुनाव होता है तो जरूर यकीनन अगर जसपा का कोई उम्मीदवार लड़ता है तो भाजपा के नेता पूरी ताकत लगाएंगे उसे जिताने के लिए, और यदि भाजपा का नेता चुनाव लड़ता है तो जसपा के कार्यकर्ता और नेता हमारे उस चुनाव को जिताने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। और यही नहीं, पीछे भी जो बाई इलेक्शन हुए हैं उनमें सभी में, दोनों जो बाई इलेक्शन हुए उन दोनों में जसपा के कार्यकर्ताओं ने और हमारे वरिष्ठ नेताओं ने पूरी ईमानदारी के साथ अपना गठबंधन धर्म निभाया है। आगे भी यदि जसपा लड़ेगी तो हमें उम्मीद है कि भाजपा सहयोग करेगी, और भाजपा लड़ेगी तो हम जसपा के तौर पर, सहयोगी के तौर पर पूरी ताकत लगाएंगे। इसमें व्यक्तिगत नहीं है। अब ये जो कंफ्यूजन सा भी आ रहा है कि कौन चुनाव लड़ेगा, इसका एक जवाब प्रवीण अत्रे जी, शायद आवाज अब ठीक हो गई हो आपकी। आपकी जो आवाज आ रही है, आपकी तो बिल्कुल अच्छी है और बड़ी पावरफुल आवाज है, लेकिन जो टेक्निकल एक वजह हो जाती है कि कुलदीप बिश्नोई ये कह रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं, वो चुनौती दे रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कि मेरे खिलाफ या मेरे बेटे के खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाएं। और अरविंद भारद्वाज ये कह रहे हैं कि अभी तो ये नहीं पता कि बीजेपी का कैंडिडेट चुनाव के मैदान में होगा या फिर जेजेपी का। नासिर भाई, क्या मेरी आवाज सर आप बोलिए, आवाज अभी जी नहीं आ पा रही आपकी आवाज प्रवीण अत्रे जी। एक बार फिर से हम चेक करवाते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता विजेंद्र धनखड़ जी हमारे साथ हैं। विजेंद्र जी, आपने सुना कुलदीप बिश्नोई कह रहे कि आम आदमी पार्टी है कौन?
कौन है आम आदमी पार्टी? नासिर जी, सबसे पहले तो मैं कहता हूं कि कुलदीप बिश्नोई के कहने से कुछ नहीं होता जी। कुलदीप बिश्नोई की फ्रस्ट्रेशन साफ जाहिर है। हमारी 2 राज्यों में सरकार है, गोवा में हमारे 2 एमएलए हैं, और आज़ाद हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जिसने एक इतिहास रचा है 2 राज्यों में सरकार बना के, और हमारा अभी एमसी इलेक्शन में 20% वोट तक हम टच करें, एक हमारा चेयरमैन बना है। तो कुलदीप बिश्नोई से हमारे को सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। जहाँ तक कुलदीप बिश्नोई की बात है, कुलदीप बिश्नोई का अब की बार जो इलेक्शन होगा शिक्षा के मुद्दे पर परिवारवाद के खिलाफ, ये चीज़ वहाँ पे उभर के आएगी। कुलदीप बिश्नोई की फ्रस्ट्रेशन इससे साफ जाहिर है। अब मैं बता देता हूँ कि 2019 में यही कुलदीप बिश्नोई, मेरे मोबाइल में स्नैपशॉट पड़ा है, बीजेपी ट्राई टू हरास माई फैमिली फॉर 4 days, कुलदीप बिश्नोई ऑन IT रेड्स। यही ईडी की रेड पड़ती है, बीजेपी को ये गाली देता है, बीजेपी के खिलाफ बात कर रहा था 2019 में कि मेरे सारे परिवार को 4 दिन तक ईडी ने और बीजेपी के सारे पर हरास किया गया है। अब उसके बाद में फिर एक न्यूज छपती है, फेसिंग ईडी टैक्स प्रोब हीट रेबल कांग्रेस एमएलए कुलदीप बिश्नोई मेक्स अ सेफ स्विच। तो ये कुलदीप बिश्नोई छोड़ के भागा इसलिए है कि इसकी तो गर्दन फंस गई थी वहां पे। आप ये कह रहे हैं कि कोई किसी पार्टी में शामिल होता है तो किसी डर की वजह से शामिल होता है या लालच की वजह से? न्यूज दिखा रहा हूं मैं, ये एक्चुअली जहां तक बात है कुलदीप बिश्नोई की फ्रस्ट्रेशन आपको मैं बिल्कुल मेरे जो स्नैपशॉट हैं आप बेसिक गूगल करके देख लें। ये 2019 की रिपोर्टें हैं। इसने कुलदीप बिश्नोई ने खुद एक ट्वीट डाला था 27 जुलाई 2019 को इसी के बारे में, और उसी की ये अगले दिन पेपर में न्यूज आती है, और न्यूज ये आई थी कि 200 करोड़ फॉरेन एसेट्स फाउंड इन रेड अगेंस्ट कांग्रेस कुलदीप बिश्नोई, और ये रेड का एक निकल के आया था। बीजेपी की सरकार थी उस टाइम पे। आज अगर बीजेपी, हम तो वेट कर रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई को टिकट मिले, वहां से इलेक्शन लड़े, हम इसको बिल्कुल फेस करेंगे एंड वी रियली वेलकम द इलेक्शन। चेहरा है आपके पास कुलदीप बिश्नोई, उनका परिवार हम लगातार चला भी रहे हैं कि कितने चुनाव वो यहाँ से जीत चुके हैं। देखिए, परिवारवाद को लोग सब बन चुके हैं, कितने इलेक्शन ये जीते, इसमें कोई शक नहीं, वो तो एक उसको मैं डिनाई नहीं कर रहा, ये जीत के आए हैं। लेकिन अब की बार ये हार का मुंह देखेंगे पहली बार, और वो भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ। कांग्रेस का जहां तक सवाल है, कांग्रेस बिल्कुल, मैं कई बार डिबेट में कह चुका हूं, कांग्रेस कभी रिवाइव नहीं करेगी। कांग्रेस की इन फाइटिंग इनको रिवाइव नहीं करने देगी। इनका संगठन बिल्कुल टूट चुका है, और इनका तो एक जो खेमे बटे हुए हैं, खेमे के हिसाब से इनकी लड़ाई चल रही है। ये पहले तो अपने परिवार को संभालें, पहले तो ये कांग्रेस को जोड़े। भारत को जोड़ने के लिए राहुल गांधी निकला हुआ है, लेकिन भारत जोड़ने की बजाय कांग्रेस को जोड़ने। ठीक है सर, अभी लेट मी क्लियर। अब जहां तक बात है कुलदीप बिश्नोई की, मैंने पहले ही कहा था आपको, ओपनिंग वर्ड मेरे ये थे, कुलदीप बिश्नोई की फ्रस्ट्रेशन, पहली फ्रस्ट्रेशन तो ये आती है कि 2019 में वो बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाता है, जिसकी तमाम न्यूज मैं तो आपके जो नहीं सर, देखिए मैं आपको बताऊं धनखड़ जी, एक बात आप सुनिए कि ये तो होता है राजनीति में कि एक दिन पहले तक जब कोई नेता किसी पार्टी में होता है, दूसरी में, तो दूसरी पार्टी को बुरा भला कहता है, फिर रात ही रात में वो बदल कर फिर उसकी तारीफ करने लगता है। तो ये तो सियासत में होता है। बहुत से ऐसे नेता हैं जो आपकी पार्टी में शामिल होते हैं दूसरी पार्टियों से। कुलदीप बिश्नोई तो वहां पर डर के वजह से वहां पे गया है, क्योंकि इसको पता था कि आगे भी रेड आएंगी। केवल ढींगरा जी, अपने केसों से बचने के लिए केवल ढींगरा जी, चुनौती आ चुकी है आदमपुर उपचुनाव जीतने की। पिछली बार कांग्रेस जीती थी, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि कांग्रेस जीतेगी नहीं, जमानत भी नहीं बचा पाएगी। नासिर जी, बात यह है, बीजेपी धरपकड़ योजना के तहत काम करती है। बीजेपी ने धरपकड़ योजना के तहत 200 करोड़ का नोटिस तो दिया था ईडी के मार्फत, और इसी तरह के नोटिस उन्होंने कई कांग्रेसियों को दिए और कई आम आदमी पार्टी के लोगों को भी दिए। और ये काम तो चलो बीजेपी का तो अब क्लियर है, लोगों को पता लग रहा है कि ये धरपकड़ योजना इनकी जो है उस पे क्या है कि किसी भी आदमी को जो इनको लगता है कि इसको नोटिस दिया जा सकता है और वो डर जाएगा और उस आदमी को अपने साथ शामिल कराने में मास्टर है। ये बात तो सही है, और धनखड़ जी ने ये बात बिल्कुल ठीक करी है। लेकिन एक बात और बताना चाहता हूं इसके साथ साथ, जितने वहां के कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, जितने लोग थे, वो कुलदीप बिश्नोई जी को चैलेंज कर रहे थे कि आप जो है या तो अपना स्टैंड क्लियर करिए या फिर हम आपके साथ नहीं हैं। और उन्होंने लगातार, आदमपुर के लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन करी है पिछले दिनों में, और एक नहीं हजारों कार्यकर्ता ने जो है कांग्रेस में हुड्डा साहब के उसमें आस्था जताई है। अभी परसों ही हुड्डा साहब चंडीगढ़ में थे और पीसी के दौरान जो भजनलाल जी के एक बहुत क्लोज साथी रहे पोकराम जी, उनका बेटा प्रदीप बेनीवाल, जो कि इलेक्शन का सारा कार्यभार कुलदीप बिश्नोई जी का संभालता था,
कुलदीप वो बिश्नोई आदमी ये कई कह रहे हैं, हजारों कुलदीप कार्यकर्ताओं के साथ, सुनिए। कुलदीप बिश्नोई ये कह रहे हैं केवल ढींगरा जी जी। कि किसी पार्टी की कभी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन इस बार उनको बीजेपी का भी आशीर्वाद मिला हुआ है, तो इस बार तो उनकी जो जीत का मार्जिन है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। बीजेपी तो डरी हुई पार्टी है। 2 उपचुनाव हुए, दोनों में हार का मुंह देखा बीजेपी ने। अब तीसरा हार का मुंह देखेंगे इस बार। और मैं आपको फिर बता रहा हूं, बीजेपी का तो कुछ है ही नहीं वहां। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अब इस समय जितने लोग हैं वो सारे के सारे परिवार, जितने बिश्नोई, जाट और बाकी जितने परिवार हैं वहां पे, सभी कांग्रेस को हाथ हुड्डा साहब के जात उसमें आ पात चुके पर हैं। जात पात पर वोट हासिल जात करेगी पात की बात कांग्रेस। नहीं कर रहा मैं। जी, जी, जी। मैं वहां पे कम्युनिटीज की बात कर रहा हूं, जो वहां पे आदमपुर के अंदर है। ठीक वो है सर। सारी कम्युनिटीज ठीक हुड्डा है साहब सर। के समर्थन में आ चुकी हैं। ठीक है सर। और ये चुनाव ठीक जो है सर, मैं कांग्रेस आता हूं जीतेगी, आपके मैं पास। आपको ऐलान रजत कह रहा हूं। पंजेटा जी, कुलदीप बिश्नोई ये कह रहे हैं, बीजेपी ये कह रही है कि हम चुनाव जीतेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से जीतेंगे। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि आदमपुर जीतकर हरियाणा में सुशासन की शुरुआत करेंगे, और कांग्रेस ये कह रही है कि आदमपुर में पिछली बार भी हम जीते और अब भी हम जीतेंगे। इनेलो कहां पर है सर? देखिए नासिर जी, पहली बात तो कुलदीप बिश्नोई जी को हरियाणा प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए कि बिना किसी कॉज के, क्या ये काले कानूनों की वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, किसानों की वजह से इस्तीफ़ा दिया इन्होंने, या कोई ऐसी कोई मूवमेंट थी जिसकी वजह से इस्तीफ़ा दिया? पहले तो हरियाणा की जनता को ये बताएं कि इस्तीफ़ा देने की वजह क्या है। दूसरा, आप जितना इलेक्शन के ऊपर खर्चा आएगा कुलदीप बिश्नोई से वसूलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, हरियाणा सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सारा पैसा कुलदीप बिश्नोई ने, क्योंकि ये कोई वजह नहीं थी कि हरियाणा प्रदेश की जनता के ऊपर तीसरा ये जो बाई इलेक्शन है ये थोप दिया जाए। पहला इलेक्शन बड़ौदा जीती कांग्रेस, दूसरा जीती उपचुनाव एलनाबाद का INLD, ये तीसरा उपचुनाव भी जो है भाजपा सरकार हारेगी। क्योंकि 2014 का तो नहीं मैं जिक्र करूंगा, लेकिन 2014 का ही जिक्र करूंगा, क्योंकि 2019 में हमारी पार्टी को लास्ट मोमेंट में भीतरघात हुआ, उस वजह से संभलने का मौका नहीं मिला। लेकिन अगर 14 की बड़ी क्लियर पिक्चर देखी जाए, जरूर जो रिकॉर्ड रहा है 2000 तक चौधरी भजन लाल जी जीते, 2014 के बाद जितने इलेक्शन, 2000 के बाद जितने इलेक्शन हुए उसमें कुलदीप बिश्नोई जी का परिवार जीता। और बाई इलेक्शन शायद 2012 का रेणुका जीती थी, रेणुका चौधरी जी, तो रेणुका बिश्नोई जी, सॉरी। तो कांग्रेस का अगर 2014 में देखा जाए तो 8.4% वोट शेयर था, बीजेपी का मात्र 6.9 था। आपने कहा बीजेपी के साथ अगर आ जाएगी तो फायदा होगा, बिल्कुल नहीं। सोनाली फोगाट जी की जैसे एक सुशीला हत्याकांड हुआ था, जैसे अब सोनाली हत्याकांड हुआ है, उसका तो नुकसान होएगा इस बारी कुलदीप बिश्नोई जी को। केवल ED CBI इनकम टैक्स के डर से अगर कोई विधायक। अच्छा, एक बात आपने कही रजत पंजेटा जी कि भाजपा चुनाव हारेगी, लेकिन आप ये नहीं कह पाए कि इनेलो चुनाव जीतेगी। निश्चित तौर पे इनेलो जीतेगी। अच्छा। आप देखना चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। हाँ। जनता देखती है किस कौन का, आप देखिए विधायक में जनता क्या देखती है कि किसी स्टैंड ले, किसी कोई कॉज के लिए स्टैंड ले। काले कानूनों के लिए लेते, ये भी जीतते 101%। हम तो कैंडिडेट ही ना खड़ा करते। अगर कुलदीप बिश्नोई काले कानून के लिए अगर अपना इस्तीफा दे देते तो हम कहते हैं कि यूनानिमसली इनको बना दिया जाए, अनअपोज चुन लेना चाहिए। लेकिन अगर कोई ED CBI से डर के इलेक्शन थोपना, इलेक्शन होना और इलेक्शन थोपना, बड़ौदा का तो चलो हुड्डा जी वो उनकी मृत्यु हो गई थी, इस वजह से इलेक्शन होना पड़ा, हमने काले कानूनों की वजह से इस्तीफा दिया। लेकिन अब तो कोई कॉज ही नहीं है ना, बिना किसी कॉज के अगर आप थोपोगे। और यहाँ बात हो रही थी जजपा की, नहीं सर, मैं हैरानगी वो तो अपना कारण बता रहे थे ना। नहीं, मैं हैरानगी बात, उनको सम्मान नहीं मिल रहा, उनको अपमानित किया जा रहा था, पार्टी में उनकी कदर नहीं थी। अरे क्या आप अपने पार्टी में कोई दिक्कत है, पार्टी में रह के लड़ो। आपने अगर कोई प्रॉब्लम थी, ग्रीवेंस, चलिए ठीक है सर, आप ठीक है सर। अब आप प्रवीण अत्रे जी से, प्रवीण अत्रे जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? 10 सेकंड और लूंगा मैं। आपकी आवाज मिल रही जी है? बिल्कुल, और अब आपकी आवाज भी बिल्कुल ठीक आ रही है प्रवीण अत्रे जी। प्रवीण अत्रे जी, सवाल 2 थे मेरे आपसे। एक तो ये कि ये कंफ्यूजन की चुनाव बीजेपी लड़ेगी या जेजेपी लड़ेगी, क्योंकि अभी ये है एक संशय, वो आपस की आपकी बात है दोनों पार्टियों की। लेकिन फिर कुलदीप बिश्नोई अभी से ये दावा कर रहे हैं कि मैं या फिर मेरा बेटा, जिसे जो भी चुनाव लड़ेंगे उनके सामने आकर दिखा दें भूपेंद्र सिंह हुड्डा। देखिए, ऐसा नासिर भाई, अरविंद जी ने बड़ा स्पष्ट तौर पे बताया कि जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में प्रदेश में सरकार चला, और इस चुनाव में भी गठबंधन में चुनाव लड़ा जाएगा।
अभी ये निर्णय हमारे शीर्ष नेतृत्व को करना है कि उम्मीदवार कौन होगा। जी कुलदीप बिश्नोई जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, स्वाभाविक है उनकी भी एक अपनी दावेदारी है। जी ये निर्णय तो अभी हमारी चुनाव समिति करेगी कि कैंडिडेट कौन होगा। जी वो कुलदीप बिश्नोई भी हो सकते हैं, वो कोई और भी हो सकते हैं, लेकिन जब तक ये फाइनल ना हो लेकिन जाए, आप ये कह रहे हैं तब कि तक- वो ये फिर ये जो चुनौती वो दे रहे हैं कि मेरे खिलाफ या मेरे बेटे के खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाएं, तो ये तो फिर एक उनका- ऐसा लग रहा है ना कि उनको भरोसा दे दिया आप लोगों ने। देखिए ऐसा है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के अंदर ये एक अधिकार रहता है, कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता अपनी इच्छा जाहिर कर सकता है चुनाव लड़ने के लिए, टिकट की मांग कर सकता है चुनाव के लिए, उस पर किसी तरह की रोक नहीं है। निर्णय पार्टी को करना होता है कि कौन जिताऊ उम्मीदवार है, कौन बेहतर उम्मीदवार है, किसको चुनाव लड़वाया जाए। क्या आप मानते हैं तो हमें- कुलदीप बिश्नोई जिताऊ उम्मीदवार हैं? देखिए बिल्कुल मानता हूं, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई का इतिहास, उनके परिवार का इतिहास और आदमपुर का जिस तरह का इतिहास रहा है, स्वाभाविक है कुलदीप बिश्नोई एक बेहतर उम्मीदवार है। और इसमें क्या आप इनकार ये नहीं भी किया जा मानते सकता हैं है। प्रवीण अत्रेय जी कि कुलदीप बिश्नोई किसी भी पार्टी की उनको जरूरत नहीं है, वो अपने दम जहाँ- पर चुनाव जीत सकते हैं? क्या बीजेपी की जरूरत हो सकती है उनको? देखिए ऐसा है कि जब भी कोई इस तरह का नेता जिसका एक अपना फैमिली का बैकग्राउंड हो, जिसका एक पारिवारिक इतिहास हो और किसी विधानसभा सीट पे वो लगातार चुनाव जीतते रहे, तो स्वाभाविक है कि उनका एक अपना मतदाता वर्ग होता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जब इस तरह का नेता भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी और जेजेपी जैसे साथी गठबंधन में मिल जाती है, तो स्वाभाविक है उस गणित में वोटों की संख्या और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक। और जब वोटों की संख्या इस तरह से बढ़ती है, तो जो विपक्षी दल है, भले ही वो किस तरह के बयान दे, देखिए यहाँ पे आईएनएलडी भी जीत का दावा कर रही है, मैं सुन रहा था आम आदमी पार्टी भी जीत का दावा कर रही थी, मतलब वो राजनीतिक दल भी जीत का दावा कर रहे हैं जिन राजनीतिक दलों का पहले तो वहां कोई अस्तित्व नहीं है, या जिन राजनीतिक दलों को किसी चुनाव के अंदर 2000, 2500 या 3000 से ज्यादा वोट नहीं मिले। तो ये लोकतंत्र है, सभी अपना दावे कर सकते हैं, इससे किसी को कोई ऐतराज भी नहीं तो होना। इसमें एक बात ये तो थोड़ा मैं सा का आपकी उपयोग बात कर रहे से लग रहा है कि कुलदीप बिश्नोई आदमपुर में कमल खिलाने के लिए कुलदीप बिश्नोई जैसे चेहरे की जरूरत थी और इसलिए बीजेपी कुलदीप बिश्नोई को अपने पास लेकर आई है। अब जो विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि डरा धमका कर लाई है, वो अलग बात है। देखिए जहां तक विपक्षी जो कह रहे हैं डरा धमका के लाई है, मुझे हैरानी होती है। अभी प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई साहब देखिए कुलदीप बिश्नोई को भारतीय जनता पार्टी ने नोटिस जारी कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी कौन होती है नोटिस जारी करने वाला? सरकारी एजेंसियां अपना काम करती हैं, किसी व्यक्ति की अगर जांच होती है तो जांच की रिपोर्ट क्या आई है, जांच किस स्तर पे है, वो सरकारी एजेंसियों का काम है, उसका किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं होता। कोई पार्टी किसी को नोटिस नहीं जारी करती और ना ही किसी पार्टी को अख्तियार है कि वो किसी को नोटिस जारी कर दे। तो ये तो बौखलाहट में दिए गए बयान है। लेकिन जहां तक कुलदीप बिश्नोई जी का सवाल है, आपने भी उनके बयान का जिक्र किया था, जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की शय पे कांग्रेस पार्टी ने उनको बेइज्जत किया, जिस तरह से राहुल गांधी ने उनको बेइज्जत किया, वो लगातार समय मांगते रहे, उनको समय नहीं दिया। स्वाभाविक है कोई ठीक है भी सर। ऐसा व्यक्ति जो अपना जिसका अपना एक सम्मान होगा, वो इस तरह की बेइज्जती बर्दाश्त ठीक नहीं है करता। सर। और फिर वो देखता केवल है कि केवल कौन- ढींगरा जी, सुनिए, आप सुनिए, एक बात नासिर कह भाई, रहे थे नासिर कि डराया भाई। धमकाया गया, ईडी का डर दिखाया गया। जी इस बात का जिक्र एक हद तक रजत पंजेटा भी कर रहे थे, लेकिन कुलदीप बिश्नोई भी बार बार ये कहते रहे हैं और अभी प्रवीण अत्रेय भी कह रहे हैं कि उनका मान सम्मान नहीं हुआ, उनको अपमानित किया जाता रहा, उनकी कद्र आपने नहीं की और आखिरकार उनको ये फैसला लेना पड़ा कि वो कांग्रेस छोड़ दें और उसका नतीजा ये हुआ कि एक बार फिर से जनता का पैसा खर्च होगा, चुनाव होगा, उपचुनाव होगा। देखिए ये सिर्फ केवल कुलदीप बिश्नोई पे नहीं किया, ये तो वीरभद्र सिंह जी पे भी किया, ये तो हुड्डा साहब पे भी किया, ये तो पी चिदम्बरम पे भी किया, ये तो जो दिल्ली के आम आदमी पार्टी के एजुकेशन उन पे भी किया, वो तो कई लोगों पे कर चुकी है बीजेपी, एक आदमी पे नहीं किया। महाराष्ट्र में आपने शिंदे वाला मामला देखा, उसके शिवसेना आप के ये साथ कह क्या रहे हैं कि किया? कांग्रेस पार्टी ये तो छोड़कर जो बीजेपी भी की जाता है उनको धरपकड़ डराया योजना धमकाया है। जा रहा है। ये बीजेपी की धरपकड़ योजना है, मैं बता रहा हूं। लेकिन इनका सर एक नाम चीज है आपने अभी धरपकड़ कुछ दिन योजना। पहले राजस्थान में भी जिस देखी कि आदमी को आपकी ये पार्टी पकड़ना में, चाहते हैं, उसको आपकी ED के पार्टी नोटिस में देते हैं, कांग्रेस CBI के में नोटिस देते हैं। कांग्रेस में अनुशासन को मानता नहीं है कोई। नासिर जी, ईडी का नोटिस, सीबीआई का नोटिस, एनआईए का नोटिस, हर आदमी की फाइल बना रखी है। अच्छा। सीजीआई को नहीं छोड़ा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, उनको भी मोलिस्टेशन के केस में फंसाकर कितने केस सॉल्व करवाने का काम करते हैं। कल को आपके ये पास क्या कोई काम नोटिस कर भेज सकती दिया है जाए, बीजेपी? ये केवल सारी ढींगरा दुनिया जी, जानने केवल लग गई, ढींगरा देश जी, भी जानने लग गया। कांग्रेस पार्टी के नेता सच्चे सिपाही मजबूती से कांग्रेस के साथ चलने की बात करते हैं। नासिर भाई कुछ कहना चाहता हूँ। जी। देखिए ये देश के लोग अब जानने लग गए नासिर भाई, कि बीजेपी मैं का टप्पा काम क्या है। समय दे। बीजेपी का काम है धरपकड़ योजना के तहत काम करना। ये काम एक एक मिनट बखूबी बाद करती मैं है ठीक और है, इस काम प्रवीण को अत्रेय कुछ कह रहे हैं, निभाती है। फिर आपके पास आता हूं, फिर और भी हमारे मेहमान जी।
देखिए ऐसे है, यहाँ पे अभी ढींगरा जी ने यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जिक्र किया नासिर जी, और उन्होंने ये तक कहा कि मोलेस्टेशन के केस के अंदर उनको फंसाने की कोशिश हुई। अगर ये रंजन गोगोई जी द्वारा लिखी गई किताब, जिन चीफ जस्टिस का ये जिक्र कर रहे हैं, मैं उन्हीं की किताब की बात कर रहा हूँ, उन्होंने अपनी किताब में जो लिखा है, अगर ढींगरा जी या इनके नेताओं ने एक बार पढ़ लिया ना, मुझे लगता है कि शर्म के मारे जगह नहीं मिलेगी। बीजेपी के एमपी क्यों बने वो? उन्होंने बड़ा स्पष्ट लिखा वो कि बहुत जिस तरह से सही मैं थे, बताता हूं बीजेपी ढींगरा के जी, एमपी अरे क्यों आप बने? हो जाओ भाई, मैं बता रहा हूँ ना, बीच में क्यों बोल रहे हो? मेंबर पार्लियामेंट बना वो भी एक सुन लीजिए ढींगरा जी, पहले कोई वो आज बोल तक रहे थे, हम इतिहास सुन में रहे ऐसी थे। एक बात है? सर एक एक करके आवाज एक समझ में नहीं आपके आएगी। झूठ को हम सुन रहे थे, अगर हम आपका झूठ चुपचाप सुन रहे थे तो आप सच भी सुन लीजिए। अरे देखिए नासिर भाई, पहले चुप रहिए। जब ढींगरा हम जी सुन लीजिए सर, सुन रहे थे भाई, बोलिए, आप बोलिए अब चलिए। देखिए ऐसा है, जब इनका हम झूठ सुन रहे थे, क्या ये हमारा सच नहीं सुन सकते? रंजन गोगोई साहब ने अपनी किताब में बाकायदा जिक्र किया इस विषय का, और ये सारा षड्यंत्र कांग्रेस का रचा हुआ था। और किस वजह से रचा हुआ था? नासिर भाई हैरान होंगे, राम मंदिर के निर्णय को रुकवाने की साजिश थी ये। इससे पहले यही साजिश कांग्रेस ने दीपक मिश्रा, चलिए, ठीक जो उनसे है। पहले के सीबीआई थे, उनके साथ भी साजिश रची थी। ठीक है सर। और ये साजिश उन्होंने अपनी किताब में जिक्र किया हुआ रंजन गोगोई ने। चलिए। मैं कहीं और का हवाला नहीं दे रहा हूँ, रंजन गोगोई ने अपनी किताब में केवल ढींगरा जी, मैं आता हूं आपके पास। केवल ढींगरा जी, जोड़ने और शर्म आ जाएगी तो लोगों को। एक मिनट, केवल ढींगरा जी, और हम एक बार चुप कराएं, इनको चुप कराएं। आदमपुर के चुनाव पर, सुनिए, आदमपुर के चुनाव पर एक हाँ, आदमपुर के चुनाव पे बात कर रहा हूँ। एक लाइन में और खत्म करूंगा। एक मिनट सर, देखिए जल्दी। जिस तरह की यहाँ पे ब्याज बातें करते हैं ये, ढींगरा जी सुन लीजिए, एक बार फिर मैं आता हूँ आपके पास, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ढींगरा जी सुन लीजिए। एक और चीज देखिए, जिस तरह का झूठ यहाँ पे बोला जा रहा था, मैंने रंजन गोगोई की बात बता दी। मल्लिकार्जुन खड़गे जो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी का, उनका बयान याद करें मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद। उन्होंने कहा था कि मोदी जी को इतनी ताकत मत दे देना, वरना सनातन धर्म की सत्ता स्थापित हो जाएगी। ये मल्लिकार्जुन का बयान था। शर्म आनी चाहिए कांग्रेसियों को, यहाँ बैठ के झूठ बोलते हैं ये लोग, झूठ बोलते हैं ये लोग यहाँ बैठ के। अरविंद भारद्वाज जी, एक बात अभी दिया लोगों ने, घातक है मोदी जी के। ठीक है, अरविंद भारद्वाज जी, अभी तो आप मल्लिकार्जुन ऐसा बयान देते हैं कुलदीप बिश्नोई, अरविंद एक मिनट सर, एक मिनट। सनातन के द्वेषी हो। जनता को अरविंद भारद्वाज जी, क्या ये जो आरोप लगते हैं, जो नौबत आ रही है आदमपुर में उपचुनाव की, कांग्रेस जो छोड़ी है कुलदीप बिश्नोई ने, उसके पीछे एक बड़ी वजह यह कही जा रही है कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग सरकार कर रही है, और जिस नेता को बीजेपी में शामिल कराना होता है उसके पीछे ईडी और सीबीआई लगा दी जाती है। किसी पार्टी में रहते हुए कोई नेता चाहे कितना ही दागी क्यों ना हो, लेकिन जैसे ही बीजेपी में आ जाता है वो पाक साफ हो जाता है। सही बात है क्या सर ये? देखिए नासिर भाई, मतलब ये तो वही बात है कि जो इनके लोग जब छोड़ के चले जाएं इनको, कांग्रेस के लोग, तो ये कहने लगते हैं कि ईडी की वजह से गए। पर एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इनके लोग, मान लीजिए ईडी ने रेड भी डाली है या नोटिस दिया है, तो इनके लोग डर क्यों रहे हैं? इसका मतलब इनके लोगों ने चोरी की है। जो चोरी करेगा वही तो डरेगा। तो इसका मतलब ये स्वीकार कर रहे हैं केवल ढींगरा जी आज आपके चैनल के माध्यम से कि कांग्रेसियों ने अपने सरकार के समय में बहुत बड़े बड़े घोटाले किए हैं, भ्रष्टाचार करके इन्होंने अनाप शनाप पैसा इकट्ठा किया है, इसीलिए ये इस तरह की कार्रवाइयों से डर रहे हैं। अदरवाइज अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया होता और मान लीजिए ईडी इन्हें नोटिस भेज रही है तो इन्हें डरने की क्या एक मिनट सर, एक मिनट, केवल चाहे जवाब दें उसमें क्या है। ढींगरा जी, तो ये अगर ये डर रहे हैं इनके लोग और डर के भाग रहे हैं या निकल रहे हैं, अगर इसी वजह से जा रहे हैं, तो फिर तो ये स्वीकार कर रहे हैं कि इन लोगों ने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया। आज देश की जनता और प्रदेश की जनता के आगे इन लोगों ने स्वीकार किया। अच्छा एक बात और बताएं कि आदमपुर में आपको नहीं लगता कि अगर कुलदीप बिश्नोई यहाँ से, कुलदीप बिश्नोई को आप वाकई में दिल से जिताना चाहेंगे आदमपुर, दिल से? सवाल ही नहीं नासिर जी, इनका तो डिवीजन एमसी इलेक्शन के दौरान आपने देखा है। देखिए अगर आप चुनाव लड़ने की बात करते हैं कि पीछे आमने सामने चुनाव लड़े हैं कुलदीप बिश्नोई जी के दुष्यंत चौटाला जी, तो हमने तो भारतीय जनता पार्टी के सामने भी चुनाव लड़ा था। 2019 का जो चुनाव था हमने। अब आप अपना कैंडिडेट बीजेपी के सामने खड़ा करेंगे? एक मिनट सर, ये तो भी गठबंधन में है ना, अभी कहां से खड़ा करेंगे? परवीन अत्रे जी, भाई साहब आप रुक जाइए ना, एंकर का काम आप मत कीजिए ना। एंकर हैं हमारे नासिर भाई, बहुत अच्छे एंकरिंग करते हैं, आप रुक जाइए।
तो रही बात ये चुनाव की, तो पिछले जो दोनों चुनाव हुए हैं, परवीन अत्रे जी भी यहाँ बैठे हैं और भी लोग समझ सकते हैं कि जननायक जनता पार्टी ने बड़ी ईमानदारी के साथ अपना गठबंधन धर्म निभाया। हमने दोनों चुनावों में जो उम्मीदवार थे उनको पूरी ताकत लेकिन से हमारे कार्यकर्ताओं ने, अरविंद हमारे भारद्वाज जी, नेताओं ने दोनों चुनावों की पृष्ठभूमि एक बिल्कुल अलग तरह की थी और हिसार आपका गढ़ है। दुष्यंत चौटाला खुद वहां से सांसद रहे हैं, पहली बार वहां से सांसद बने थे, भावनात्मक रूप से भी वहां के लोगों से भी आपका रिश्ता है। पहला जो चुनाव नासिर भाई, पहला जो चुनाव हुआ था वो सोनीपत जिले में हुआ था। सोनीपत जिले से चौधरी देवीलाल जी के समय से ही बहुत गहरा रिश्ता है हमारी पार्टी का, हमारे दुष्यंत चौटाला जी के परिवार का। इसी तरह सिरसा, तो क्योंकि उनका अपना जिला है, गृह जिला है, उनका अपना गांव वहीं आता है, उसमें इलाहाबाद चुनाव हुआ, वहां भी हमने पूरा साथ दिया। और रही बात हिसार की, चुनाव जजपा लड़े, भाजपा लड़े, जननायक जनता पार्टी का, मैं एक बात पूरे विश्वास से कह रहा हूं, कोई भी चुनाव लड़े, जननायक जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस चुनाव को जीत। तो आप ये कह रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई को अभी ये दावा नहीं करना चाहिए कि मुझे हराकर दिखा दो, हम जो हमने कहा है उस पर टिके हैं, मुझे हराकर दिखा दो, मेरे बेटे को हराकर दिखा दो, अभी उनको ये दावा तो नहीं करना चाहिए? मैंने ये नहीं कहा। कोई भी प्रत्याशी, देखिए, जब तक हमारी स्वर्गीय सोनाली फोगाट जी थी हमारे बीच में, तो वो भी दावा करती थी मैं चुनाव लड़ूंगी, और कुलदीप बिश्नोई जी या भव्य बिश्नोई जी भी अगर दावा करते हैं तो किसी भी उम्मीदवार को मेरा एक और सवाल है सर, आप अरविंद भारद्वाज जी, आपने सुना नहीं, कुलदीप बिश्नोई का ये कहना है, आदमपुर में नहीं, कुलदीप बिश्नोई का ये कहना है कि आदमपुर का चुनाव आदमपुर वर्सेस दूसरी पार्टियां होती हैं, अगर कुलदीप बिश्नोई के अलावा वहां से कोई खड़ा होगा तो जीत नहीं पाएगा, या उनके परिवार के अलावा कोई खड़ा होगा तो नहीं जीत पाएगा आदमपुर से, विधानसभा से। मुझे नहीं लगता उन्होंने, सर आप तो बहुत ये जरूर कहा कि प्रखर राजनेता हैं, आप बहुत परिवार और जी आदर्श में होता है, पर उन्होंने, मुझे नहीं लगता उन्होंने ये कहा है, इशारा किया जाता है, इशारा अरविंद भारद्वाज जी, उन्होंने कहा कि आदमपुर का चुनाव जी, अरे ठीक है, देखो सुनिए नासिर भाई, मैं एक उदाहरण देता हूं, मान लीजिए मैं अपने क्षेत्र से तैयारी कर रहा हूं, तो मैं भी ये दावा करता हूं कि मैं ही सीट को निकाल सकता हूं अपने हाईकमान के आगे, और अगर किसी और को चुनाव लड़ाएंगे तो वो इस सीट को नहीं निकाल पाएगा। ठीक है। और कोई और उम्मीदवार है तो वो भी यही दावा करता है, तो हर उम्मीदवार अपनी तरफ से अपना पक्ष रखता है, अपनी मजबूती बताता है, इसमें बुराई नहीं है, इसमें कहीं कोई धनखड़ जी, विजेंद्र धनखड़ जी, आप अभी आदमपुर में चुनाव में उतरना चाहते हैं और आप कह रहे हैं कि आपकी जीत होगी, लेकिन जहां जहां कांग्रेस का सामना बीजेपी से होता है तो एक आरोप ये लगता है कि बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए आम आदमी पार्टी चुनाव के मैदान में उतर जाती है। नासिर जी, ये एलिगेशन लगाने से कुछ नहीं होता, कांग्रेस को तो वोट लोग इसलिए नहीं देंगे, कांग्रेस के विधायक भाग जाते हैं। लेटेस्ट एग्जांपल आपका गोवा है, अच्छा, जहां से पार्टी बिल्कुल टूट चुकी है, तो इनडायरेक्टली अगर कांग्रेस को वोट देंगे तो बीजेपी को ही वोट देंगे लोग, और बीजेपी को वोट इसलिए नहीं देंगे, प्रवीण जी से पूछिए, ये अपने अरविंद जी से पूछिए कि ईडी के छापे पड़े थे 2019 में कुलदीप बिश्नोई के ऊपर या नहीं, किसी ने जवाब दिया इन्होंने। जब बीजेपी के राज में जेजेपी दोनों के संगठन, दोनों का गठबंधन होते हुए वहां पे छापे पड़ते हैं, आज वही आदमी बीजेपी की गोदी में जाके बैठता है, किस मुंह से वहां पे जाएगा? किसान आंदोलन में उसने आवाज नहीं उठाई, तो किस मुंह से वहां पे वोट मांगेगा? आज आदमपुर की सड़कों का, मैं पिछले 4 दिन वहां पे जब रैली चर्चा तो ये भी है विजेंद्र जी, राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये भी है कि इस वक्त कुलदीप बिश्नोई और आम आदमी पार्टी के नेता फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं। कोई फ्रेंडली मैच नहीं, हम 100% वहां पे इलेक्शन जीत रहे हैं और हमारा विधायक बनेगा वहां से, हमारी पार्टी की जीत, हमारा पार्टी का खाता खुल रहा है वहां से, और हमारे लिए तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी एक आई है कि वो मैदान छोड़ के भाग चुका है कुलदीप बिश्नोई, और वो लोग अब की बार परिवारवाद के खिलाफ वहां पे वोट गिरेंगे और डालेंगे। और दूसरी है एजुकेशन के ऊपर, जो क्योंकि वहां पे कितने स्कूल बंद हुए, कुलदीप बिश्नोई कहता है कि हम इसको ठीक करा देंगे। भाई पहले तो आप आए नहीं वहां पे, आज जब हमने आवाज उठाई वहां पे, जब हमारे संघर्षों के नायक श्री अरविंद जी केजरीवाल वहां पे आए, रैली की, उसके बाद में कुलदीप बिश्नोई की नींद खुली, फिर उन्होंने स्कूलों की बात उठानी शुरू की, और आज तक एक भी स्कूल की व्यवस्था अगर कायम करवाई हो तो बताइए, जो स्कूल बंद हुए थे। इनके सवाल लेते हैं प्रवीण अत्रे जी से, आपके इन सवालों के जवाब। रजत पंजेटा जी भी कुछ कह रहे हैं, रजत पंजेटा जी, और ये क्या ऐसा आप भी करेंगे कि अगर
बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने आ जाए और लगा मुकाबला कि अब दोनों ही पार्टियों में है, तो फिर आपका पलड़ा किस तरफ झुकेगा? बड़ी अजीब बात करते हैं नासिर जी आप। 2014 के अंदर हमारे 40,000 वोट थे, कांग्रेस के 10,209 और बीजेपी के 8,319। ये 2014 में आप आदमपुर की बात कर रहे हैं? मैं आदमपुर की बात कर रहा हूँ, 2014 नहीं, की। तब इनेलो जेजेपी सब एक हुआ करते थे। हाँ, तब बिल्कुल सही कहा आपने। अभी आपने कहा कि दुष्यंत चौटाला का ये गढ़ रहा है। दुष्यंत चौटाला का नहीं, आप पूछिए किससे एमपी रहे हैं वो। जजपा से एमपी रहे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल से एमपी रहे हैं। जब इंडियन नेशनल लोकदल से थे बिल्कुल एमपी थे, जब जजपा से रहे तो 4.25 साढ़े 4 लाख वोटों से हारे जी। हाँ, तो आप ये मत सोचिए तो उस समय वाली बात अब है। आप जनता परेशान है महंगाई से, बेरोजगारी से, कहीं पेंशन काटी जा रही है, कहीं स्कूल बंद किए जा रहे हैं, कहीं मास्टर नहीं है, कहीं बच्चे ताला जड़ रहे हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं। तो उस जनता का जो रोष है वो सरकार के खिलाफ है। पहले तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। दूसरा, ईडी सीबीआई के डर से और तो कोई छोड़ के नहीं जाते। हमने तो अपनी पार्टी को संभाल के रखा। अगर हमारे साथ इन्होंने भीतरघात ना किया होता तो ईडी सीबीआई, चौटाला साहब ने तो डट के मुकाबला किया, कोई किसी के आगे अपने सर थोड़ी ना झुकाया। जेल जाना, क्या जेल आप ये जाना। भी कह रहे हैं कि आपकी पार्टी से जो भी नेता गए, इनेलो की जो टूट फूट हुई वो भी ईडी और सीबीआई की वजह से हुई थी? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं बुरे वक्त के अंदर पार्टी को एकजुट रखने का काम चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने किया। अब ये ईडी सीबीआई की रेड आम आदमी पार्टी वालों पे भी हो रही है, ईडी सीबीआई की जो हो रही है ये कांग्रेस वालों पे भी हो रही है। लेकिन जो छोड़ के जा रहा है वो वीक लिंक है ना। अगर आप देखें तो रामविलास शर्मा जी ने क्या कहा था, ये ऐसी गंगा है जो इसमें बीजेपी में शामिल हो जाए उसके सारे पाप धुल जाते हैं। अभी एक और नेता है, उन्होंने भी कहा था कि भाई भाजपा में शामिल हो जाओ, सारे पाप धुल जाएंगे। कुछ दिन तो पहले पाप धोने वाली बयान आया। वॉशिंग मशीन है और क्या है। ठीक है जी। प्रवीण अत्रे जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे और ये सवाल बार बार इसका आपने जवाब दिया होगा कि ऐसा कौन सा साबुन, कौन सा सर्फ, वॉशिंग पाउडर है बीजेपी के पास कि सारे दाग धुल जाते हैं, चाहे कोई कितना ही दागी हो? मैं इस सवाल का जवाब भी दूंगा और बहुत से सवाल है नासिर भाई, उम्मीद करूंगा थोड़ा समय जरूर दीजिए। मैं पंजेटा जी से शुरू करता हूं। पंजेटा जी ने बिल्कुल सही कहा कि 2014 में आदमपुर हल्के से इंडियन नेशनल लोकदल को 39,508 वोट मिला जी। लेकिन 2019 में उसी इंडियन नेशनल लोकदल को आदमपुर हल्के अरे भैया लास्ट मोमेंट पे भीतरघात हुआ, मैं तो मान रहा हूँ लास्ट मोमेंट पे। रजत पंजेटा जी, मैं मान रहा हूँ, रजत पंजेटा जी, मैंने शुरुआत में ही कह दिया था कि 2019 में भीतरघात हुआ हमारे साथ। समस्या बहुत भाई, फिर क्या, मैं जो फैक्ट है मैं फैक्ट बोल रहा हूँ। हाँ, तो मैं तो पहले ही मान रहा हूँ आपके। सुन लो ना भाई, अब सुन लो ना, सुन लीजिए। वो भीतरघात खत्म हो गया क्या जो आप यहाँ बैठ के दावा कर रहे हो? 2019 में मात्र अरे सारा जेजेपी का काट वापस आ रहे। एक मिनट रजत पंजेटा जी, एक बार उनकी बात पूरी तो होने दीजिए। जनता को पता लग गया आपने जो चाल चली थी, आपने जो लोकतंत्र तोड़ने के लिए चाल चली थी, जनता को पता लग गया। बीच में चिल्लाने आपसे क्या छुपा है? विचार तो करो भाई। अत्रे जी, आपसे क्या छुपा है? रजत पंजेटा जी, पहले एक बार उनकी बात में आऊंगा आपके पास। पंजेटा जी, बात नहीं छुपी, आप तो इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता भाई। मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूँ कि आप बीच में क्यों बोलते हो? बीच में वो चिल्लाता है जिसके पास कहने सुनने को कुछ नहीं होता। बोलिए बोलिए, अगर आपके पास बहुत है तो सुनिए आराम से। हाँ, तो 2019 में अगर नासिर भाई 1994 वोट रह जाता है तो आपको समझना चाहिए। इसके साथ साथ एक उदाहरण और देता हूं मैं रजत भाई को। एलनाबाद उपचुनाव जब हुआ था 2014 में, एलनाबाद से इंडियन नेशनल लोकदल को 69,162 वोट 2014 में। लेकिन ऐसा क्या हुआ, 2019 में इलेक्शन, लेकिन जैसे ही उपचुनाव आया वो जो 69,000 वोट था वो कम होके 65 क्यों रह गया? क्या रजत जी ने कभी इसके ऊपर विचार किया? और भारतीय जनता पार्टी जिसकी इलाहाबाद में उपस्थिति बहुत नाम मात्र थी, वो उपचुनाव के अंदर सारे मंत्री हार गए। आपने कभी सोचा 59,000 वोट अगर भारतीय जनता पार्टी? अरे भाई आपने सोचा क्या है भाई रजत? मुझे एक बार समझाओ, समस्या क्या है आपकी? जब आप बोल रहे थे, आप सब कुछ भी बोलते हो, हम सुनते हैं ना भाई आराम से। क्या तकलीफ आप लोगों की? तो मैं ये कह रहा हूं नासिर भाई के जिस चीज को समझ नहीं रहे विपक्षी दल, इलाहाबाद उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी लगभग 60,000 वोट ले जाती है। मैं इसका बड़ौदा उपचुनाव से जिक्र करता हूं। बड़ौदा ऐसा हल्का था जहां पे भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति बहुत नाम मात्र थी। आप तीसरा 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। 2019 में जो मत हमने लिया और बाई इलेक्शन जब आया, हमारा मत जो है 15,000 बढ़ गया। ये उस हल्के में बढ़ा जहां पे लगातार किसान आंदोलन और ये शोर मचाया जा रहा था कि गांव में नहीं घुसने देंगे। इलाहाबाद में भी यही शोर था कि गांव में नहीं घुसने देंगे। आप देखिए किसान आंदोलन का असर। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी इलाहाबाद में 60,000 वोट ले जाती है और बड़ौदा के अंदर पहले से 15,000 वोट बढ़ा लेती है।
विपक्षी दल समझ नहीं पा रहा। अब आम आदमी पार्टी की सुनिए, दावा कर रहे थे ना कि देखिए जी हम इलाहाबाद में जीतेंगे। आम आदमी पार्टी के इतिहास पे एक बार नजर डालिए। अरविंद केजरीवाल जब बनारस में चुनाव लड़ने गए थे इसी तरह का दावा किया था। क्या हालात हुए थे अरविंद केजरीवाल के? वहां पे दोबारा घुसे नहीं बनारस में। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हो रहे थे तभी इस तरह के दावे थे, लेकिन क्या हुआ? 100% सीटों पे जमानत जब्त, 0.38% वोट मिला मात्र आम आदमी पार्टी को। उत्तराखंड के अंदर सरकार बनाएंगे, देखिए हम किस तरह से परिवर्तन लेके आएंगे, लेकिन 70 सीटों पे चुनाव लड़ते हैं, 65 में जमानत जब्त हो जाती है। तो ये भी तो कहा जाता है कि उसका फायदा बीजेपी को मिलता है, जो भी वोट आम आदमी पार्टी को मिलते हैं वो कांग्रेस के। हाँ देखिए ये कुछ कांग्रेसी मित्रों का कहना है, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ, विपक्षी दल एक बात को समझ नहीं पा रहे हैं। चलिए चाहे देश की बात करें चाहे प्रदेश की ठीक बात है करें, सर। देश में नरेंद्र मोदी जी एक दो सवाल और हैं जिस तरह क्योंकि अब वक्त की भी राजनीति में थोड़ी कमी परिवर्तन है। लेके आए हैं, जिस तरह से भाई भतीजा अरविंद भारद्वाज जी आपके पास और केवल ढींगरा जी आपके पास में आता हूँ। केवल ढींगरा जी, अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या कोई, पहले तो आपके पास कुलदीप बिश्नोई जैसा बड़ा चेहरा था चुनाव के लिए पिछले विधानसभा चुनाव में, क्या इस उपचुनाव में कोई चेहरा है आदमपुर से जो कुलदीप बिश्नोई को टक्कर दें? क्योंकि कुलदीप बिश्नोई तो बार बार ये कह रहे हैं कि अगर हुड्डा साहब या उनके बेटे मेरे खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाएं। मैंने आपको कहा कि हमारे पास तो बहुत चेहरे हैं, हाँ। लेकिन हमारी हाईकमान एक चेहरे को तय करेगी। अच्छा। और वो बहुत सशक्त चेहरा होगा और वही जीत के आएगा, ये मैं आपको एलानिया कह रहा हूं। एक चुनाव हमने बड़ौदा जीता था और एक चुनाव हम आदमपुर दोबारा जीतने जा रहे हैं। आदमपुर का पृष्ठभूमि, आदमपुर की राजनीतिक पृष्ठभूमि कुछ अलग तरह की है, मुझे मालूम है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आप दोबारा इसी डिबेट पे यही बात कह रहे होगे कि कांग्रेस सीट ले गई। ये आपको बता रहा हूं आज भी यही दावा किया था नासिर भाई, इन्होंने इनसे पूछिए जमानत की जब्त हुई थी इलाहाबाद में। बड़ौदा में बड़ौदा में हम लेके गए सीट। इलाहाबाद उपचुनाव में आपकी जमानत जब्त क्यों हुई? इलाहाबाद में एक मिनट, इलाहाबाद में अभय चौटाला जी एक मिनट सुन लीजिए ना। अत्रे जी आप तो उसी पार्टी में रहे हो, ऐसे मत करो। वहां पे आप देखो ऐसे मत करो, आप अपनी सुन लीजिए उनको। हाँ आप तो बड़े हो, सबको रोक रहे थे, आप नहीं, मैं तो केवल ये बता रहा था कि इलाहाबाद में आपकी जमानत जब्त हुई थी। सबको रोक रहे थे, आप रुकिए ना, मैं याद दिला रहा हूँ बस आपको। रुकिए, मैं ये कह रहा हूँ कि बात ये है कि जिस समय आप चुनाव की बात कर रहे थे ना, तो आप तो उस समय आईएनएलडी की बात कर रहे थे और उस समय आप एनएलडी के उसमें थे, तो कोई बात ही नहीं थी ना। 2019 उससे पहले थे ना, याद कीजिए, उससे पहले थे ना। मान ली चुनाव की बात चलो कोई बात नहीं है, आना जाना लगा रहता है, इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं कह रहा हूँ। पर मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूँ, देखिए बड़ी साफ गोई से, केवल ढींगरा जी, आज कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में थे, अब एक और एक सीट कांग्रेस के खाते से अब तो कम हो गई है, वो कांग्रेस के खाते से कम ही रहेगी। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ये तो 30 है, 31 हो जाएंगी हमारी दोबारा फिर। अच्छा। लेकिन एक चीज बता रहा हूं, इससे नहीं फर्क पड़ता। फर्क इस बात से पड़ेगा कि जो खट्टर साहब हैं और जो धनखड़ साहब हैं, उनके सभी दावे फेल हो जाएंगे और ये एक बार नहीं होंगे, तीसरी बार दावे फेल होंगे कि हम बहुत बड़े। ये सभी अरविंद भारद्वाज जी, जी आपने बहुत से सवाल रजत पंजेटा जी के सुने कि जब आदमपुर से या हिसार से जो कामयाबी दुष्यंत चौटाला जी को मिली थी उस वक्त इनेलो थी और जेजेपी अब कुलदीप बिश्नोई के लिए अपने दम पर कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाएगी। एक तो खुद उनका अपना प्रभाव है वहां पर और फिर बीजेपी है और सोनाली फोगाट को जो वोट मिले थे हो सकता है उसमें कुछ कमी के साथ फिर से उनको मिल जाए कुलदीप बिश्नोई को, अगर वो खड़े होते हैं तो चुनाव में। देखिए यकीनन दुष्यंत चौटाला जी जब सांसद बने थे तो आईएनएलडी के सिंबल पर चुनाव लड़े थे, आईएनएलडी पार्टी से थे, परंतु उस वक्त हम सभी जो जननायक जनता पार्टी में हैं वो सभी आईएनएलडी में हुआ करते थे, वो तब की बात है। आज पीछे जब चुनाव हुआ लोकसभा या विधानसभा तो उसमें आईएनएलडी की क्या पोजीशन थी इनसे पूछा जाए। हमने तो फिर भी जननायक जनता पार्टी ने हिसार लोकसभा में 3 विधानसभा की सीटें जीती हैं, एक नारनौद है, दूसरी हमारी बल्कि 4 जीती हैं, एक उकलाना है, बरवाला है और नारनौद है हमारी और चौथी उचाना है। तो 9 में से 4 विधानसभा सीटें हिसार की जननायक जनता पार्टी ने जीती। तो जो ये दावा कर रहे हैं ये बता दें इनकी तो जमानत नहीं बची इन सीटों पर कहीं। इन्हीं कुलदीप बिश्नोई की वजह से जीती है जिनको नोटिस किया है। राजनीति में पूरा नरवाना आ गया, रहना चाहिए। पूरा उकलाना आ गया रैली के अगर
सारे पदाधिकारी तो आपके क्या कह रहे छोड़ भाई के जा साहब? रहे हैं। ये नोटिस दिया था इन्हीं मंजू कुलदीप बाजीगर बिश्नोई आपके ने छोड़ के ना चले ऐसे गए। आदमियों को वत्स जानबूझ आपके के छोड़ के कांग्रेस चले में गए, टिकट दी, पलवल के जो हारे। आपके छोड़ के चले गए, सुरेंद्र कंडेला आपके छोड़ के तो चले गए। आपको लगता है आप भैया चुनाव सारे जीत तो आपके जाओगे? छोड़ के जा रहे हैं, या तो आपको भाजपा लगता में है? शामिल हो रहे हैं, नेल्लो में आ रहे हैं। आपका वर्चस्व नहीं क्या गए है? भाई साहब, नहीं आप गए, बचे कहाँ नहीं हो? गए। ठीक है सर, पूरा तो अब पत्ता साफ मेरे हो गया पास आपका। सिर्फ ज्यादा वक्त नहीं है, थोड़ा सा वक्त है। आम आदमी पार्टी से धनखड़ जी, अब मैं बोल लूं? जी मैं चलिए बोल जल्दी लूं, से मैं बोल जल्दी लूं। से जल्दी से। हाँ, हाँ इन्हें लगता है इनकी पार्टी मजबूत होगी। ये जमानत बचा के दिखा दे, इन्हें मैं मान जाऊंगा। अरे आप बड़े challenge दावे करा हुआ करते है, थे, ये एक पार्षद बना दो, एक एमसी बना दो। अभी क्या हुआ? अभी हमारा जमानत आपका बचा वोट देना। शेयर कम चलिए है। मैं सवाल ले लेता हूँ। हमसे तो पीछे क्या चले गए एक आप मिनट लोग। एक मिनट सर, एक मिनट निकाय चुनाव में क्या लगती है रजत आपकी? पंजेटा जी, अब यहाँ पर सभी जमानतों की बात कर रहे हैं। एक विधायक अभी सब एक दूसरे से जमानत की बात कर रहे हैं, बस बीजेपी की जमानत की बात नहीं हो रही है। रजत पंजेटा जी, क्या इनेलो यहाँ पर मजबूती से प्रदर्शन करेगी, अपनी जमानत बचाने की कोशिश करेगी? अरे क्या ये आप इनकी बातों में आगे नासिर जी, हाँ। मैंने आपको बताया खत्म है इनकी कहानी। बुढ़ापा पेंशन की बातें ये करते थे और बड़े बड़े दावे ये करते थे। ये तो भाजपा के खिलाफ वोट मांग के आए हैं, चलिए। इनको कौन वोट दे देगा? आज भाजपा के खिलाफ तो वैसे कुलदीप इनके बिश्नोई ने भी पल्ले वोट मांगे थे, और आपको वो अब लगता है इनको भाजपा वोट के दे देगा? टिकट पर चुनाव इनके लड़ेंगे। पल्ले है क्या? जी एक मिनट सर, सारे पदाधिकारी धनखड़ को जी, छोड़ के जा धनखड़ रहे जी, हैं। आपकी लड़ाई किस चीज के लिए होगी? जीतने के लिए, जीत के लिए होगी, अपने निश्चित आप तौर को पे। मजबूती से पेश करने के लिए, अरे जमानत निश्चित बचाने तौर के पे लिए? नासिर जी जीत के आएंगे, आपको दिखाएंगे जीत के नहीं दिखाएंगे। ठीक है सर, आप क्या ये बिल्कुल। इनकी जनता की बातों में नहीं आ रहे हो? बिल्कुल, जीतने का सबको हक है और सभी जीतने के लिए लड़ते हैं। मैं तो सवाल कर रहा हूं जो एक दूसरे के आपके सवाल हैं। नासिर जी, नासिर भाई, इनके शब्दों को रिकॉर्ड कर लो अगर जमानत बच जाए। चलिए ठीक अरे है, आप ये हर बार ऐसे दावे करते हो, निकाय चुनाव में भी ऐसे ही बोल रहे थे। ठीक है। धनखड़ जी, छाड़ दिया निकाय चुनाव ठीक है में सर, हमने। वक्त की कमी है। धनखड़ जी का जवाब। हाँ देखिए पहले तो यही प्रवीण जी हाल को हुआ आपका निकाय में? परवीन जी, क्या मैंने अरे निकाय पिछाड़ था? दिया तुमको। पहले कहाँ पहले हो? एक मिनट, वक्त की कमी है जी। धनखड़ जी बोलिए ना जल्दी 3 में से। ना 13 में। पहले तो परवीन जी की बात का मैं कहाँ जवाब पे? दे रहा हूँ। जल्दी जिस से। बीजेपी को आज इतना घमंड है, 89 तक इनकी सिर्फ 2 ही सीटें थी पार्लियामेंट में। प्रजातंत्र है, हारने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। आप जो ये मजाक कर रहे हैं कि हम वहां गए थे, 2 राज्यों में हमारी पूर्ण सरकार बना चुके हैं। गुजरात में ये इलेक्शन हार रहे हैं, हम जीत रहे ठीक है। हैं। बीजेपी को हम ठोक रहे हैं, वहां पे हरा रहे हैं हम। ठीक है, गुजरात में आप भी जमानत तमाम निकाले सर्वे उठा के जाते देख लीजिए। ठीक और है। जो हमारे देखना संगठन उत्तर प्रदेश जितनी वाला मजबूती से हाल काम होगा, हरियाणा में जिस कर चलिए रहे सर, हैं, आप- वो हम बाई इलेक्शन में दिखा देंगे। वक्त की कमी है। बात अरविंद जी की, और जेजेपी वाले, जेजेपी तो खत्म हो जाएगी 2024 तक। असल में तो बीजेपी खा जाएगी इनको। चलिए, हमारी बीजेपी को शुभकामनाएं, लेगी। हमारी ये शुभकामनाएं इन सारी पीछे- पार्टियों के लिए हैं, जो भी पार्टी वहां से चुनाव लड़े। काश ऐसा होता कि सब जीत जाते, अब ऐसा तो हो नहीं सकता, जीतेगा कोई एक, लेकिन शुभकामनाएं अभी सभी के लिए है कि सब वहां से मजबूती से प्रदर्शन करें और जनता के हकों की आवाज को बुलंद करते हुए जो भी जनता को पसंद आए और जो भी जीते वो जनता के और आदमपुर के हालात को बदल दे। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े सभी मेहमान, प्रवीण अत्रे जी, केवल ढींगरा जी, विजेंद्र धनखड़ जी, अरविंद भारद्वाज जी और रजत पंजेटा जी, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए।